आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने बिहार से जुड़े कुछ कह सकते हैं कि नोट्स हैं, कुछ नक्शे हैं और आंकड़े भी हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य की कहानी के अलग अलग टुकड़े हैं। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन टुकड़ों को जोड़ें और बिहार की एक ऐसी तस्वीर बनाएं जो किताबों से थोड़ी अलग हो और थोड़ी ज्यादा दिलचस्प भी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कहानी की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है इसका नाम। इसका नाम? हाँ, हम अक्सर राज्यों के नाम को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन बिहार का नाम वो अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये नाम विहार शब्द से बना है। विहार मतलब बौद्ध मठ। मैंने पढ़ा है कि एक जमाने में ये इलाका बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था। बिल्कुल। 12वीं सदी के आसपास ये पूरा क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं के विहारों से कह सकते हैं भरा हुआ था। और ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये ज्ञान के बहुत बड़े केंद्र थे। जैसे नालंदा? हाँ, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये सब उसी दौर के महाविहार हैं। तो हुआ ये कि जब तुर्की आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र को देखा तो उन्होंने इसे विहारों की भूमि कहा और धीरे धीरे बोलचाल में विहार ही बिहार बन गया। क्या बात है, मतलब नाम में ही ज्ञान की एक पूरी विरासत छुपी है। सही बात है। चलिए अब इस विहारों की भूमि को आज के नक्शे पर देखते हैं। हाँ। हमारे सामने जो नक्शा है उसे देखकर पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसका आकार। हाँ, ये लगभग एक आयत, एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है। हाँ, ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है और ये काफी बड़ा आयत है जी। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो लगभग 345 किलोमीटर का सफर है और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई तो और भी ज्यादा, करीब 483 किलोमीटर है। और इसकी भौगोलिक स्थिति वो भी बहुत खास है। बहुत ज्यादा। ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, मतलब कोई समुद्री तट नहीं है और गंगा नदी इसे ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ये एक नदी ही पूरे राज्य की आप कह सकते हैं किस्मत तय करती है। और अगर सीमाओं की बात करें वो भी काफी दिलचस्प है। मतलब उत्तर में तो ये सीधे नेपाल से जुड़ता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बिल्कुल। और हमारे नोट्स के हिसाब से 7 जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर पर हैं। तो ये सिर्फ एक लकीर तो नहीं होगी। मेरा मतलब है इसका संस्कृति पर, व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ता होगा। अरे बहुत ज्यादा। आप इसे सिर्फ एक लाइन कह ही नहीं सकते। पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैले ये 7 जिले सिर्फ पड़ोसी नहीं है। अच्छा। यहाँ रोटी बेटी का संबंध है। दोनों तरफ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज इतने मिले जुले हैं कि कई बार पता ही नहीं चलता कि आप भारत में हैं या नेपाल में। सही बात है। मधुबनी की पेंटिंग जितनी भारत के मिथिला में प्रसिद्ध है, उतनी ही नेपाल के मिथिला में भी। तो ये सीमाएं राजनीति ने खींची हैं, संस्कृति ने नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और बाकी 3 तरफ, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। हाँ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा है, 8 जिले लगते हैं। ये भोजपुरी बेल्ट का दिल है। अच्छा। और दक्षिण में झारखंड है जिसके साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले। तो बिहार एक चौराहे पर है जो इसे हिमालय, पूर्वी भारत और हिंदी पट्टी से एक साथ जोड़ता है। तो ये तो हुई आज के बिहार की तस्वीर, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो हमारे स्रोतों में मौजूद पुराने नक्शे हैं। 100-125 साल पहले का बिहार तो आज के बिहार जैसा दिखता ही नहीं था। इसकी तो पूरी शक्ल ही बदल गई है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस बिहार को जानते हैं वो कई बदलावों से गुजरा है। अगर हम 1905 के पहले का नक्शा देखें तो एक विशाल बंगाल प्रांत था। उसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा सब शामिल थे। सब कुछ एक ही में। सब कुछ। वो एक अलग ही दुनिया थी। तो ये बदलाव शुरू कैसे हुआ? पहला बड़ा कदम कब उठाया गया? पहला बड़ा कदम था 1912 में। 22 मार्च को अधिसूचना जारी हुई और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था बिहार। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त के बिहार में आज का झारखंड और उड़ीसा भी शामिल थे। तो ये बिहार का पहला स्वरूप था। और इसके बाद भी बंटवारे हुए। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाला विभाजन तो साल 2000 में हुआ, जब झारखंड बना।
वो एक निर्णायक मोड़ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार का दक्षिणी हिस्सा, जो पठारी और खनिज संपदा से भरपूर था, एक नए राज्य झारखंड के रूप में अलग हो गया। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? आंकड़े देखें तो ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। अविभाजित बिहार के 55 जिलों में से 18 जिले झारखंड में चले गए। 18 जिले? जी, और बिहार का लगभग 46% भूभाग अलग हो गया। 46%? ये तो लगभग आधा हिस्सा है। और जैसा आपने कहा, वो हिस्सा जो खनिजों से भरा था। बिल्कुल। इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा होगा? बहुत गहरा असर पड़ा। बिहार के पास रह गई मुख्य रूप से कृषि भूमि, जबकि कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, ये सारी बड़ी खदानें झारखंड के हिस्से में चली गई। रातों रात बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल गया। उसे अपने आर्थिक मॉडल को पूरी तरह से फिर से सोचना पड़ा। जो राज्य पहले खनिज राजस्व पर निर्भर कर सकता था, अब उसे पूरी तरह से कृषि और मानव संसाधन पर निर्भर होना पड़ा। तो विभाजन के बाद बिहार में 37 जिले बचे थे? हाँ जी। और अब 38 हैं। अरवल एक नया जिला बना। जी। तो ये कहानी है कि आज का बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुंचा। चलिए अब कुछ और आंकड़ों पर आते हैं जो आज के बिहार की असलियत को और करीब से दिखाते हैं। ठीक है। स्थापना दिवस तो 22 मार्च हो गया 1912 वाली अधिसूचना की याद में। हाँ। और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस हिसाब से ये भारत के राज्यों में 12वें नंबर पर आता है। 12वें नंबर पर? हाँ, ये आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि अगला आंकड़ा इसी के साथ मिलकर पूरी कहानी कहता है। अब जनसंख्या की बात कर रही हैं? बिल्कुल। 2011 की जनगणना में ही ये 10 करोड़ 40 लाख के पार थी। और 2022-23 की जो बिहार की अपनी जाति आधारित गणना हुई है, उसके हिसाब से तो अब आबादी 13 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा है। अब दोनों आंकड़ों को एक साथ रखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य, लेकिन आबादी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य। तीसरा सबसे बड़ा? हाँ। इसका सीधा मतलब है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी देश में सबसे ज्यादा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसका असल में जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? क्या हम जमीन पर दबाव, नौकरियों के लिए ज्यादा कंपटीशन? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। इसका सीधा असर संसाधनों पर पड़ता है। खेती की जमीन से लेकर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और पानी तक, हर चीज पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। जब कम जमीन पर ज्यादा लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाले संसाधन अपने आप कम हो जाते हैं। ये सरकार की हर योजना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी चाहिए होगा। जाहिर है। हमारे स्रोत बताते हैं कि बिहार को 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। हाँ, ये प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे ऊपरी इकाई है। इन 9 प्रमंडलों के अंदर 38 जिले हैं। 38 जिले? लेकिन सिस्टम यही नहीं रोकता। जिलों को फिर 101 अनुमंडलों में और फिर 534 प्रखंडों या अंचलों में बांटा गया है। बाप रे! 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 ब्लॉक। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन जरूरी भी है। 13 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए शासन को जमीन तक पहुंचाना ही पड़ेगा। ये हुई प्रशासन की बात। अब आते हैं उस जगह पर जहां राज्य के लिए कानून बनते हैं, यानी विधायिका। बिहार की विधायिका द्विसदनीय है, बाइकैमरल। यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। जी, विधानसभा निचला सदन है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक बैठते हैं। यहाँ कुल 243 सीटें हैं। 243? इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। देश के कई बड़े राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है। बिहार में इस दूसरे सदन यानी विधान परिषद की क्या जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि इसमें सिर्फ चुनाव जीतकर आए नेता ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कला, साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हों। अच्छा। सिद्धांत ये है कि विधानसभा अगर जल्दबाजी में कोई कानून पास कर दे तो विधान परिषद उसे दोबारा जांच परख सकती है। एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करती है। हाँ, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कह सकते हैं। कभी-कभी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य कानून की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। समझ गया। और राष्ट्रीय राजनीति में बिहार का कितना दखल है?
लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के आंकड़े भी हैं हमारे पास। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सांसद चुने जाते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसमें बिहार की एक अहम भूमिका होती है। इन 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सदस्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर बिहार एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। बिल्कुल। राजनीति और प्रशासन से आगे बढ़कर अब उस चीज की बात करते हैं जो किसी भी राज्य की आत्मा होती है, उसके प्रतीक। राजकीय प्रतीक। हाँ, हमारे स्रोतों में एक पूरी लिस्ट है। मुझे ये जानना है कि ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें हैं या ये बिहार की पहचान के बारे में कुछ गहरा भी बताते हैं? नहीं, हर प्रतीक के पीछे एक कहानी या एक सोच छिपी होती है। जैसे बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जिसके दोनों तरफ 2 स्वास्तिक बने हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये सीधे तौर पर ज्ञान की उस परंपरा से जुड़ता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये बुद्ध के ज्ञानोदय का प्रतीक है। और राजकीय वृक्ष पीपल है, जो बोधि वृक्ष का ही एक रूप है। हाँ, वो तो समझ आता है। लेकिन 2013 में कुछ नए प्रतीक अपनाए गए। राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल और राजकीय पक्षी गौरैया। इनके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये बहुत दिलचस्प है। 2013 से पहले राजकीय पशु रीछ था और पक्षी नीलकंठ। अच्छा। हाँ, इन्हें बदला गया। बैल को चुनना बिहार के कृषि प्रधान राज्य होने का प्रतीक है। बैल मेहनत, शक्ति और खेती का आधार है। और गौरैया को चुनना ये एक बहुत ही आधुनिक और संवेदनशील सोच को दिखाता है। वो कैसे? देखिए, गौरैया वो चिड़िया है जो इंसानी बस्तियों के आसपास रहती थी, हमारे घरों का हिस्सा थी। लेकिन शहरीकरण और प्रदूषण की वजह से ये अब तेजी से गायब हो रही है ना? हाँ, ये तो सही बात है। तो गौरैया को राजकीय पक्षी बनाना एक तरह से पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। एक अपील है कि हम अपनी उस विरासत को बचाएं जिसे हम खोते जा रहे हैं। वाह, मतलब ये प्रतीक सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था, उसकी चिंताओं और उसकी संस्कृति का आईना है। बिल्कुल। और पहचान तो भाषा और गीतों से भी बनती है। सही बात है। सही बात है। बिहार की पहली राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देना ये राज्य की गंगा जमनी तहजीब और भाषाई विविधता को सम्मान देने जैसा है। और राज्य गीत? हाँ, बिहार का अपना राज्यगीत है, मेरे भारत के कंठार तुझको शत शत वंदन बिहार। और एक राज्य प्रार्थना गीत भी है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करें। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड तस्वीर उभरती है। हमने शुरुआत बिहार के नाम से की, जो बौद्ध विहारों से आया। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे बंगाल से अलग होकर और फिर उड़ीसा और झारखंड के अलग होने के बाद इसका आज का भौगोलिक स्वरूप बना। हमने इसके आंकड़ों के पीछे छिपे विरोधाभास को भी समझा। हाँ। कैसे क्षेत्रफल में 12वें नंबर पर होते हुए भी ये आबादी में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और ये चीज यहाँ की हर चुनौती की जड़ में है। बिल्कुल। हमने इसके मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को देखा। और आखिर में हमने इसके प्रतीकों को डिकोड किया, कैसे बोधि वृक्ष ज्ञान की विरासत की याद दिलाता है और गौरैया भविष्य की चिंता को दर्शाती है। ये सब मिलकर उस बिहार की कहानी कहते हैं जो अपने अतीत की जड़ों से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। सही कहा। ये एक ऐसा राज्य है जो विरोधाभासों से भरा है, लेकिन उसकी जीवंतता भी इन्हीं में छिपी है। और मैं इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। बिहार का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है, ज्ञान का प्रतीक। इसी धरती पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय थे। आज जब हम बिहार की चुनौतियों की बात करते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान की वो ऐतिहासिक विरासत आज के बिहार की पहचान और भविष्य की आकांक्षाओं को कैसे आकार दे सकती है। क्या वो प्राचीन ज्ञान, वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल आज भी बिहार के डीएनए में मौजूद है, जो इन चुनौतियों से पार पाने का रास्ता दिखा सकता है?